हेलो गाइज। तो अभी तक हमने कानून समझा, अंतर्राष्ट्रीय कानून समझा, अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाएं समझी और साथ में अंतर्राष्ट्रीय कानून को कैसे बनाएंगे, उसके क्या स्रोत हैं, ये समझ लिए हैं। पूरे सीरीज को एक साथ नोट्स के साथ साथ ऑडियो को बार बार रिवाइज करके सुनेंगे तो आपको जितने भी ये शब्द जो भारी भरकम शब्द लग रहे हैं ना, वो धीरे धीरे सुनने के बाद आपको आदत बन जाएगी और आसान लगने लगेंगे और फिर भाषा समझ आने लगेगी। वरना ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, सच में कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। खुद मुझे नोट्स बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। और दूसरी बात, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के स्रोत के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रकार या अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है, इसके ऊपर आप यूट्यूब के अंदर अन्य वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको ऐसी डेफिनेशन और इस तरीके से उनको डिफाइन नहीं किया मिलेगा। मैंने बहुत मेहनत के बाद ये बना रखा है, लेकिन आपको बार बार रिपीट करके नोट्स जो मैं फोटो भेज रहा हूँ उसके साथ साथ देखना पड़ेगा। आज हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय कानून होते कितने प्रकार के हैं। जो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है कितने प्रकार के होते हैं, चलो एक एक करके हम समझते जाते हैं। पहला, शीतकालीन कानून। शीतकालीन कानून नाम से ही पता चल रहा है, शीतकाल का मतलब है कोल्ड टाइम, यानी कोल्ड टाइम मतलब जब शांति हो, कुछ नहीं हो रहा है, कोई हलचल नहीं है दुनिया भर में, तो उस समय भी कानून होते हैं। शांति काल में जो हमारे राजदूत होते हैं, जो विदेशी नागरिकों के साथ हमारा जो व्यवहार होता है, दूसरों के साथ संबंध बनाने के जो हमारे प्रयास होते हैं, तो युद्ध की स्थिति की बात नहीं हो रही है, कोई युद्ध नहीं हो रहा है, तो शांति काल में भी जो हम संबंध बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, अपने राजदूतों को भेजते हैं, तो उस समय के कानूनों को हम बोलेंगे शीतकालीन कानून। एक प्रकार ये है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का। देखिए, हमने कोई यहाँ पर वो नहीं बनना है, वकील नहीं बनना, अधिवक्ता कहते हैं वकील को, वो नहीं बनना है कि हम इसको कौन सा टाइप में, हमने खाली प्रकार समझने कि हाँ शांति काल के कुछ अलग कानून होते होंगे। युद्धकालीन कानून दूसरा, युद्ध के समय कुछ अलग कानून लगेंगे। युद्ध के समय जो कानून लागू किए जाते हैं वो शांतिकालीन परिस्थितियों में कानूनों से भिन्न होते हैं। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि युद्ध के समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून लागू होंगे वो शांति के समय वाले कानून जैसे नहीं होते होंगे, तो इनको बोलेंगे हम युद्धकालीन कानून। ऐसे समय में ऐसे कानूनों की आवश्यकता होती है जिससे राष्ट्रों के युद्धकालीन व्यवहारों का नियमन कर सके। बिल्कुल सही बात कि युद्धकालीन कानूनों में ऐसे कानूनों की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि उनके बीच जो युद्धकालीन व्यवहार है उनको नियमित कर सके हम। उदाहरण के लिए युद्धकालीन कानूनों में ये निश्चित करेंगे कि युद्ध के समय हम कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग करेंगे। ये शीतकालीन कानूनों में ये तो नहीं लिखा होगा, ये यहाँ लिखा होगा कि अगर युद्ध हो गया, डिस्प्यूट हो गया, या बोलो तो आपस में संघर्ष की स्थिति आ गई, तो ये पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय कानून में लिखा गया है कि भैया इस समय किस सीमा तक के कैसे हथियारों का हम प्रयोग कर सकते हैं, किन हथियारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो किन यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा, किन हथियारों का नहीं, तथा साथ में हम युद्ध बंदियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ये सारे के सारे जो होते हैं युद्धकालीन कानून के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, मानवाधिकार संबंधी कानून। तो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं। इन कानून से संसार के संपूर्ण मानवता के हित में प्रयोग किया जाता है। ये कानून जो होंगे ये मानवता बढ़ाएंगी, ऐसे कानून बनाए गए। अच्छा, समाज कल्याण संबंधी कानून, श्रम कल्याण के संबंधी हो गया, स्वास्थ्य कल्याण संबंधी हो गया, ILO हो गया, WHO हो गया, ये इसके अंदर आ गया। आर्थिक कानून, विश्व के राष्ट्रों के आर्थिक हित के लिए कानून जो बनाए जाएंगे वो आर्थिक कानून के अंदर आएंगे। ये कानून राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा नियमन करने के संबंध में होते हैं। इनको बोलेंगे हम आर्थिक कानून। राजनीतिक कानून, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक संबंधों का नियमन करते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग कैटेगरी में कानून बनाएंगे। शांति के समय कुछ अलग आएंगे, युद्ध के समय अलग होंगे, मानवाधिकार संबंधी कानून होंगे, समाज कल्याण संबंधी कानून होंगे, आर्थिक और व्यापार संबंधी कानून बनाएंगे, और राजनीतिक संबंधों के संबंधी कुछ अलग कानून बनाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे छोटा सा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रकार। आप एक साथ सीरीज को देखेंगे, जब भी आप पढ़ने जाएंगे तो उसको एक साथ देखेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया हो पाएगा। और एक और काम करना कि अगर आपको लगता है कि ये समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है, देखो एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं यार, बहुत बेसिक एग्जाम्पल के द्वारा मैं इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझा सकता हूँ, कोई भी टॉपिक हो, क्योंकि उसमें मेहनत करी गई है। लेकिन ये वीडियो में यार, ऑडियो में बहुत लंबा खींच रहा है, तो इसलिए मैं उसको कॉम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जटिल शब्दों के रूप में बात के दे रहा हूँ, लेकिन इन शब्दों के भारी भरकम और बिल्कुल अच्छे अर्थ निकलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि खाली लिख दिया, सटीक जैसे बोलते हैं ना, गागर में सागर, छोटे सी बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें बोल दी गई हैं। समझने में कठिन होगा तो इसको अगर हम चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट करके बताएं कि हम इसको साथ में डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हमारे समझ में आ जाए। और एक बार अगर हमारी समझ विकसित हो गई तो आप कितना कुछ भी लिख सकते हैं इसके ऊपर, और वो भी ऐसा लिखेंगे जो खुद ने सोचा होगा, क्योंकि आपकी एक समझ बन जाएगी। ठीक है, अब मैं एक बहुत बड़ी बात करता हूँ।
यहाँ पर बड़ा सा क्वेश्चन है कि अभी हम जब फर्स्ट में जब हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून पढ़ा था, राष्ट्रीय कानूनों को लागू करवाने के लिए तो एक राष्ट्र की केंद्रीय सत्ता शक्ति बैठी रहती है, जिसके डर में जो है हमें कानून पालन करने पड़ते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि के पालन के क्या आधार होंगे? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन कैसे करेंगे हम? क्यों करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन? या क्या ऐसे आधार हैं जिनके वजह से हमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना पड़ेगा? नंबर फर्स्ट चीज़, पारस्परिक समझौते। हमने जो समझौते कर रखे हैं, उन समझौतों में हमने साफ साफ बोला गया कि अगर हम समझौतों से मुकरेंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। और देखो समझौता करते क्यों हैं? क्योंकि हमारे स्वार्थ लाभ छुपे रहते हैं। अगर वो स्वार्थ होगा उसके बीच, तभी तो हम समझौते करेंगे। और अगर हमारे वो समझौते होंगे तो उन समझौतों के आधार पर ही हम उस कानूनों को पालन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो पहला कारण क्या है, क्यों करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन? क्योंकि हमारे समझौते हैं पारस्परिक। दूसरा, राष्ट्रों का हित। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अगर हम पालन नहीं करेंगे, उल्लंघन करेंगे, तो राष्ट्र के ऊपर होने वाले तमाम सारे जो प्रतिबंध हो सकते हैं, या राष्ट्रों के अनेक राष्ट्रों से राजनीतिक, कूटनीतिक या आर्थिक संबंध टूट सकते हैं। तो इससे राष्ट्र के विकास में दिक्कत आ सकती है, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो सकती है, यानी राष्ट्र का हित खराब हो सकता है। तो इन राष्ट्र के हितों के लिए भी हम मजबूर हो जाते हैं कि हमें इन कानूनों का पालन करना पड़ेगा। तीसरा, लोकमत की शक्ति। अरे दुनिया भर के जितने भी सभ्य राष्ट्र, जितने भी स्वतंत्र राष्ट्र इस अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे के अंदर बंधे पड़े हैं, वो सभी लोग मान रहे हैं। और जहाँ पर सारे लोग इस चीज़ को मान रहे, तो हम क्यों नहीं मानेंगे? तो लोकमत की भी शक्ति है। अगर सारे लोग किसी कानून को मान रहे, तो हमें भी वो मानना पड़ेगा। समझ पा रहे बात को? तो लोकमत की शक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि को का पालन कराने के लिए हमें बाध्य करती है। अच्छा, अगला दंड का। भाई देखो, जैसे कि मैं बात कर चुका हूँ, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मनवाने के लिए कोई ऐसा एक दंड का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन दंड का स्वरूप अलग होता है। दंड की भी एक अपने आप में परिभाषा होती है कि दंड क्या होता है। उस दंड में हम अपने संबंधों की क्षति का भय भी तो हो सकता है। दंड क्या है? अगर हमने किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर दिया, तो हमने जो समझौते कर रखे थे, या हमारे किसी देश के साथ कोई अच्छे संबंध थे, उसने बोला कि तूने ये कानून का पालन नहीं किया है तुम्हारे राष्ट्र ने, तो हम तुम्हारे साथ ऐसे संबंधों को हम नहीं बनाना चाह रहे। तो इससे क्या होगा? फिर से हमारे राष्ट्र के हित का, हमारे जो स्वार्थ है या आर्थिक लाभ होने वाला था हमें, वो नहीं होगा। ये भी तो एक भय है, तो इसलिए भी हम पालन करेंगे। जैसे प्रतिबंध लगा देंगे, तो इसके डर से भी हम, दंड के भय से भी हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हैं। अगला कैसे करते हैं? यूएनओ है, सुरक्षा परिषद है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो हमें बाध्य करवाती हैं कि आपको ये चीज़ें माननी पड़ेंगी। तो ये भी क्या है कि अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन का एक आधार बनने वाला है। अगला है विधि की सार्थकता। इसको समझते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये इसके ऊपर एक एक टॉपिक के अंदर बहुत डीप डिस्कस होकर एक एक चीज़ क्लियर हो सकती है, पर आप मेरी बातों के भावों को समझो। विधि की सार्थकता मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाते समय हमने जो कानून बनाया, अरे वो कानून सही है नहीं है, खाली अपने किसी एक दो देशों के, चार छः राष्ट्रों के स्वार्थ को देखते हुए या उनके हितों को देखते हुए बना दिया, और फिर कह रहे हो कि सब लोग इसको पालन करो। ऐसा नहीं हो सकता। उस कानून की सार्थकता कितनी है, वो कानून कितना महत्वपूर्ण है और वो कानून कितना सार्थक है, इस चीज़ को भी देखेंगे सभी राष्ट्र, और उसी के हिसाब से तो पालन करेंगे। तो इसका मतलब विधि या कानून जितना सार्थक होगा, उतना ही राष्ट्र उस कानून को आपका पालन करेंगे। ये भी एक आधार बनेगा। आपको समझ पा रहे हैं इस बात को? तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन का क्या क्या आधार है, मैं साथ में नोट्स भी भेज रहा हूँ, इसके हिसाब से आप बात करेंगे। समझ नहीं आता, मैं कह रहा हूँ कमेंट करो, हम इसको अच्छे से फिर डिस्कस करके बात करेंगे। थैंक यू। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, मज़ा ही आ जाए फिर तो।